हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था बेटा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं लास्ट टर्न का। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, इस एक्ट की स्कीम क्या है, एक्ट में कितने तरीके के सेक्शंस हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से लास्ट टर्न का जो भी टॉपिक था वो आपका सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नई चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखो, ऑब्लिगेशन का मतलब सबको पता है ना। इसको एक एग्जांपल से पहले हम लोग समझते हैं। देखो अगर हम कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, लास्ट टर्न पर कॉन्ट्रैक्ट बताया था ना, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो बेटा कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कल ही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कार को सेल करने का 5 लाख रुपए में। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया 5 लाख रुपए में अपनी कार को बेचने का। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास में दो चीजें जरूर होंगी बेटा। एक होगा राइट और एक होगी ऑब्लिगेशन। और दोनों पार्टीज के पास में, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक पार्टी के पास में, दोनों पार्टीज के पास में अपने अपने राइट्स होंगे और अपनी अपनी ऑब्लिगेशन होगी। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई केवल ऑब्लिगेशन से काम नहीं चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि भाई केवल ऑब्लिगेशन से काम नहीं चलेगा, यह ऑब्लिगेशन लीगल भी होनी चाहिए। अब दिमाग में आएगा सर लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? ऑब्लिगेशन तो ऑब्लिगेशन होती है, ऐसा नहीं होता बेटा। ऑब्लिगेशन भी कई सारी होती हैं, जैसे एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, एथिकल ऑब्लिगेशन होती है, सोशल ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कवर्ड है वो केवल और केवल लीगल ऑब्लिगेशन कवर्ड है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, इसी में ही ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, इनके 3 फ्रेंड थे, बी, सी और डी। एक बार मिस्टर ए का बर्थडे आया तो मिस्टर ए को लगा यार बड़ा टाइम हो गया दोस्तों से मुलाकात किए हुए, आज बर्थडे भी है, तो चलो एक काम करते हैं, तीनों को होटल में पार्टी देते हैं, होटल में इनवाइट करते हैं। तो मिस्टर ए ने बी, सी, डी इन 3 लोगों को फ़ोन किया और तीनों को फ़ोन करके बोला कि आज एक काम करो, आज 5 स्टार होटल में मिलते हैं, पूरा खर्चा मेरी तरफ से आप लोगों को पार्टी है, लेकिन 5 स्टार होटल में तो टेबल बुक करानी पड़ेगी। तो टेबल मैं बुक करा लूँगा, सब कुछ खाना पीना मेरी तरफ से कम 1 लाख रुपए के आसपास का बिल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे दूंगा। तीनों लोग खुश, या मुफ्त का खाना मिल रहा है, मुफ्त की पार्टी मिल रही है, किसको खुशी नहीं मिलेगी? इन्होंने तीनों ने बोला कि ठीक है हम आते हैं। अब देखो मिस्टर ए ने इन 3 लोगों से पूछा कि क्या आप लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? तो ये क्या हो गया, मिस्टर ए ने इनको ऑफर दिया। अब तीनों लोग बोल रहे हैं यस आएंगे, यानी कि एक्सेप्ट भी हो गया। तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया? एग्रीमेंट। और कल मैंने बोला था कि भाई चीज़ें ओरल हो रही हैं तो प्रॉमिस वर्ड ज़्यादा बेटर लगता है, तो प्रॉमिस। तो एक तरीके से देखो तो प्रॉमिस हो गया, प्रपोजल था, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब देखो तो क्या यहाँ पर ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है? वाकई में भाई बी, सी, डी इन तीनों की यार ऑब्लिगेशन तो बनती है कि जब एक बार अपने दोस्त को कमिट किया है, इन तीनों के कहने से उसने बेचारे ने 5 स्टार होटल में सीट बुक करा दी, सारी चीज़ें करा दी, टेबल बुक करा दिया, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, तो क्या इन 3 लोगों को जाना नहीं चाहिए? बिल्कुल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। लेकिन बेटा ये जो तीनों लोगों की ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है ना, ये एक तरीके से देखो तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, सोशल नेचर की ऑब्लिगेशन है, पर्सनल नेचर की ऑब्लिगेशन है, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब, अब अगर मान लो कि ये तीनों लोग किसी काम में फंस गए, ये तीनों लोग किसी काम में फंस गए और किसी भी वजह से एक ही पार्टी में नहीं जा पाए, तो अब आप खुद सोचो कि क्या मिस्टर ए इन 3 लोगों के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं? क्या इन 3 लोगों के ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं? कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं देखिए तीनों को मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं है,
जज भी इनको मार करके भगा देगा, कहाँ यहाँ कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तुम कहाँ अपने बर्थडे पार्टी केस लेकर के चले आ रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन तीनों की बेटा लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल और केवल उन्हीं ऑब्लिगेशंस को कंसिडर करता है जो कानूनी तौर पर वैलिड है, जो पूरी तरीके से लीगल है। अब लीगल ऑब्लिगेशन कैसे होगी? तो देखो, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो वहां पर हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम लीगल रिलेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये लाइन याद रखना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उस समय हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार अगर इस बंदे ने अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। और ये इंटेंशन केवल एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए, कि दोनों पार्टीज के मन में ये बात होनी चाहिए कि यार अगर इसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो पक्की बात है हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन जिस समय ये बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहे थे, क्या उस समय इनके दिमाग में एक बार भी आया होगा कि यार अगर ये तीनों लोग नहीं आए तो हम कोर्ट में चले जाएंगे? नहीं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि इसको बोलता है पर्सनल नेचर, सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर्सनल, सोशल, डोमेस्टिक नेचर की कोई भी जगह नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि केवल और केवल लीगल ऑब्लिगेशंस को ही इन्फोर्स कराया जा सकता है, और अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तभी वो होगा इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। और अगर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही है तो फिर कभी भी उसको इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं माना जाएगा। इस वजह से ये प्रॉमिस तो हो गया लेकिन ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, नेवर बिकम कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो एक बार थ्योरी पे देखते हैं। देखिए, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब, फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होगा। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब दैट इज, इसको बोलते हैं दैट इज अ लीगल ड्यूटी विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक आपके ऊपर एक ऐसी ड्यूटी इंपोज करी गई है जिसको हम लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं। लॉ में इन्फोर्स कराने का मतलब जब हम कोर्ट में जा सकते हैं, जब हम कोर्ट में जा सकते हैं। द पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन टू इंपोज अ ड्यूटी। अब देखो यहां पर वही लिखा हुआ है कि बेटा पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। जिस समय सारे प्रोमिसेस हो रहे हैं उस समय दोनों पार्टीज के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि भाई अगर इसने कुछ भी गलत कमिटमेंट किया या इसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो, promiser to fulfill the promise, this obligation must not be merely moral alone, it must be legal। तो केवल moral obligation से काम नहीं चलेगा, इसका legal होना जरूरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। X offers to sell his house to Y for 50 lakh, Y accept this offer, such an agreement between X and Y is a contract because इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखो, एक्स ने वाई को बोला क्या आप मेरा घर खरीदोगे? उसने बोला ठीक है खरीद लेंगे 50 लाख रुपए में। तो अब यहां पर जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या अब अगर मान लीजिए कि वाई घर नहीं खरीदता है तो क्या एक्स वाई के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? बिल्कुल भाई, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, और जिस समय ये दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उस समय उनकी इंटेंशन होगी ना कि यार अगर इसने घर खरीदने का वादा किया और नहीं खरीदा तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन उसकी भरपाई तो मैं इसी से ही करूंगा, है ना। तो यहां पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन है, इस वजह से लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। इन दिस अग्रीमेंट इफ एक्स रिफ्यूजेस टू सेल और वाई रिफ्यूज टू बाय, द अदर पार्टी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, यानी जो प्रॉमिस किया है उसको तोड़ना। ठीक है। अब देखो, इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, अभी मैंने आपको बताया सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, पार्टीज टू एग्रीमेंट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो यहां पर बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मान करके चलता है कि जो सोशल और जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं ना, उसमें पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की नहीं होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम वैसे ही है जैसा मैंने बताया, राम इनवाइट्स हिज फ्रेंड रहीम to a dinner and Rahim
accept the offer. If Rahim fails to turn up for the dinner, Ram cannot to go to the court claim his loss. डन है सबको? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखो, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैसे तो हम लोगों ने ये पढ़ाई है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगी। तो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब मोटा मोटा हम लोगों ने समझा कि भाई लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होनी चाहिए, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है भी, लेकिन तो भी वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है बेटा, इसके लिए एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 10, जो बताता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सेक्शन 10 में कुछ एलिमेंट्स दिए गए जो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और इन एलिमेंट्स में से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहला तो यही है, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो बिल्कुल, अगर प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है और लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन भी है, यानी कि एग्रीमेंट भी बन रहा है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखिए, to make a valid contract, parties to have an intention to create legal obligations through offer and acceptance. An agreement of a purely domestic or social nature is not a contract. In case of social agreement, there is no intention to create legal relationship and there is no कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मान करके चलता है कि अगर सोशल डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है तो कभी भी वहां पर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होगी, और अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है तो फिर कभी भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। अब सोशल और डोमेस्टिक में तो ये एजम्पशन दिया जाता है कि यहां पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन है या कोई कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो रहा है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें प्रॉपर्टी, पैसा, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, तो वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अज्यूम करके चलता है कि यहां पर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होगी। द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द पार्टीज हैड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। एग्जांपल देख लेते हैं। A and B agree to go to a movie on coming Sunday. A does not turn in resulting in loss of B's time. अब देखो, A और B दोनों लोग अग्री थे कि दोनों लोग संडे को मूवी देखने के लिए चलेंगे, लेकिन A नहीं आ पाया। A नहीं आ पाया तो B का टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए। लेकिन अब आप सोचो कि जिस समय दोनों लोग मूवी देखने के लिए तैयार हुए होंगे, उस समय क्या उन दोनों के दिमाग में ये रहा होगा कि गुरु अगर ये मूवी देखने के लिए नहीं आया तो इसको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में केस करेंगे? दोस्तों के बीच में ये इंटेंशन नहीं होती है ना। तो यही चीज है। बी कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस फ्रॉम बी सिंस द अग्रीमेंट टू वॉच अ मूवी इज डोमेस्टिक अग्रीमेंट विच डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। डन है? थोड़ा सा कंफ्यूज करें आपको, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो वो सीए में बहुत वास्ट कोर्स है, तो सीए में तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके में अभी उतना नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव में जब आ जाओगे तो बहुत डिटेल में है ये। केवल इतने पोर्शन को पढ़ने में हम लोगों को पूरा का पूरा लगभग आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है, केवल जितना पोर्शन अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है? लेकिन आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको बस केवल मेन चीज़ें याद रखनी है कि कॉमर्शियल जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो वहाँ पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन होगी, जो सोशल और जो डोमेस्टिक नेचर होंगे वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है? तो इस वजह से वो वॉइड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है बार बार, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हो भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। बाई चांस एग्जाम में फंस गए तो कम से कम अगर कुछ लॉजिक है तो लॉजिक के साथ में अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरा हमेशा से ये मानना है, ठीक है? और स्पेशली सीएस वाले बच्चों के साथ में मेरी कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है सीएस वाले बच्चों के साथ में, तो मुझे लगता है जितना पढ़ा दो बच्चों को उतना कम है। तो चलो समझ लेते हैं एक चीज़। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बार बार, इंटेंशन। अब इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है सोच। अब
सोच क्या किसी की दिखाई पड़ सकती है कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होना। अब हम ये साबित कैसे करेंगे? अब जब कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल होगा, तमाम तरीके की सारी चीजें होंगी, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी की सोच लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है या नहीं है? तो सोच तो दिखाई नहीं पड़ती, सोच तो हमारे अंदर है। भले ही मेरी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम कोर्ट में झूठ भी तो बोल सकते हैं ना कि नहीं सर, मैंने तो बोला था, मैंने तो सोचा था कि अगर ये बंदा मूवी देखने के लिए नहीं आया तो इसको मैं कोर्ट ले जाऊंगा। अब बताओ, मेरी तो इंटेंशन हो गई लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की, अब कोर्ट में झूठ बोल दिया। किसको क्या पता कि मेरी क्या सोच रही होगी, क्या नहीं रही होगी। तो अब देखो इसको अब इंटेंशन, जैसा कि मैंने बताया, इंटेंशन क्या होती है? एक सोच होती है जो कि दिखाई नहीं पड़ती। तो इंटेंशन का पता बेटा कैसे चलता है? इंटेंशन का पता चलता है हमारे कंडक्ट से। इंटेंशन का पता कैसे चलता है? इंटेंशन का पता चलता है हमारे कंडक्ट से। कंडक्ट का मतलब एक्ट। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन होगा, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिखते हैं, यहां पर भी एक्ट लिखा है, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर कभी भी कैपिटल लेटर में है तो इसका मतलब यहां पर कानून की बात करी जा रही है, स्मॉल लेटर में है तो यहां पर एक्ट यानी कि करना, यानी कि कंडक्ट की बात करी जा रही है। डन है? तो इसको मैंने समझाने के लिए बताया, इसको हटा देते हैं, अभी इस पे वापस आते हैं। तो कंडक्ट यानी कि एक्ट, हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारी जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है। जैसे अब सपोज करो कि सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि मिस्टर ए के 3 फ्रेंड हैं, बी, सी और डी, बहुत अच्छे दोस्त हैं तीनों, ठीक। मिस्टर ए, बी, सी और डी के साथ में मिले और इन तीनों लोगों को बोला कि भाई एक काम करते हैं, तुम लोगों के डिनर का पूरा प्लान मेरी तरफ से, डिनर का पूरा खर्चा मेरी तरफ से, सारी चीज़ें मेरी तरफ से। अब ये बताओ कि यार मैं तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम लोग आने के लिए तैयार हो? इन तीनों ने बोल दिया अरे यार बिल्कुल आएंगे, मुफ्त का खाना मिल रहा है, मुफ्त की पार्टी मिल रही है, बिल्कुल आएंगे। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया हुआ था? मिस्टर ए ने CS किया हुआ था, आपकी तरीके से समझदार थे। मिस्टर ए ने तुरंत के तुरंत अपना बैग खोला, उसमें से एक स्टैम्प पेपर निकाला, उसमें से एक स्टैम्प पेपर निकाला। स्टैम्प पेपर पता है ना सबको, जिसमें ऊपर रुपए का मार्क बना रहता है, ठीक है। स्टैम्प पेपर निकाला और स्टैम्प पेपर में पूरा एक सब्जेक्ट मैटर लिखा कि भाई मैंने इन तीनों को इनवाइट किया है, इतना पैसा मैं खर्च करूंगा और ये तीनों लोग मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये लोग इस दिन इतने बजे वहां पर आएंगे। इन्होंने क्या किया? बी से, सी से और डी से सबके साइन करवा लिए और खुद के भी साइन कर दिए। अब ये तीनों लोग घबरा गए कि यार ये तो लिखा पढ़ी में आ गया, ये तो स्टैम्प पेपर में लिखवा रहा है। लेकिन खैर अब तीनों लोग क्या करते, तो तीनों लोगों ने यहां पर साइन कर दिए और मिस्टर ए ने भी साइन कर दिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन मिस्टर ए गए कोर्ट में। अगले दिन मिस्टर ए गए कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के इन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं कि ये जो स्टैम्प पेपर है हम इसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कोर्ट में ये जो स्टैम्प पेपर था इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसको रजिस्टर्ड करवा लिया और रजिस्टर्ड करा करके अपने पास में रख लिया। अब मान लेते हैं कि भाई 25 फरवरी 2026 का दिन डिसाइड हुआ था कि जब ये तीनों लोग होटल में आएंगे मिस्टर ए के पास में और मिस्टर ए पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये तीनों लोग अगर टर्न अप नहीं हुए, अब ये तीनों लोग टर्न अप नहीं हुए तो ए के तो पैसे बर्बाद हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब क्या मिस्टर ए कोर्ट में जाकर के इन तीनों लोगों के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? तो अब देखो वहां पर भी जब कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट कहेगी कि भाई ये तो दोस्तों के बीच का यार प्रॉमिस हो रहा है, ये तो सोशल और कॉमर्शियल नेचर है, तो इसको तो इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। लेकिन जब मिस्टर ए वो स्टैम्प पेपर दिखाएंगे, कोर्ट में बोलेंगे कि देखिए तीनों से साइन करवाया था, तीनों में उसमें लिखा हुआ है कि मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, अगर इन तीनों ने कुछ भी गड़बड़ करी तो ये तीनों उसको कॉम्पनसेट करेंगे और मैंने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है। अब इसका मतलब कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी यार वाकई में जिस समय एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे और ये तीनों लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, सबके साइन थे, तो इसका मतलब एक ही इंटेंशन थी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की, BCD। जब ये तीनों लोग साइन कर रहे थे तो क्या इनको नहीं पता था कि स्टैम्प पेपर में साइन करेंगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना
उसमें सारी पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की थी। क्यों? अब ये कैसे पता चला इंटेंशन का? इन्होंने एक ऐसा कंडक्ट किया, इन्होंने स्टैम्प पेपर बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, सबके साइन किए। ये सारी चीजें क्या, ये सब चीजें कंडक्ट ही तो है। ये सब चीजें क्या है? ये सब एक एक कंडक्ट ही तो है। तो एक एक कंडक्ट को देखते हुए लग रहा है ना इनकी सोच का पता चल रहा है। तो बेटा सोच दिखाई नहीं पड़ती है, सोच का पता चलता है हमारे कंडक्ट से, इंटेंट का पता चलता है हमारे काम करने के तरीके से। तो इनका जो काम करने का तरीका है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है। इस वजह से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी सबको बात समझ में आई ना? है ना? तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती तब तो ये सोशल नेचर का हो जाता, सोशल और डोमेस्टिक। मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही पता चलता है इंटेंशन का। चलो देखते हैं आगे। ये हो गया। अब देखो यहां पर एक केस लॉ दिया हुआ है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का 1919 में, है ना। देखते हैं एक बार क्या हुआ था। इसको मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आपको कोई रटना तो है नहीं, आपको याद रखना है। तो आप एक कहानी की तरह से सुनो। एक हस्बैंड था, वो अपने देश से बाहर जा रहा था, ठीक है। और ये तब की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ रूल कर रही थी 1919 की, ठीक है। तो एक हस्बैंड था मिस्टर बाल्फर, वो देश के बाहर जा रहा था काम से। तो उसकी वाइफ ने बोला कि भाई तुम तो बाहर जा रहे हो, तुम तो अपना पैसे कमाओगे, अपने एक्सपेंसेस को बियर कर लोगे, मैं क्या करूंगी? मेरे जो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस हैं, जो मेरे नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, उनका क्या होगा? तो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। वाइफ ने कहा यार जब पैसे मिल रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात क्या, जाओ भाई, तुम कल जाते हो तुम आज ही चले जाओ। हस्बैंड चला गया। अब कुछ दिनों के बाद में हस्बैंड ने पैसे भेजने बंद कर दिए। तो वाइफ यानी कि मिसेस बाल्फर कोर्ट गई। कोर्ट में जाकर के उन्होंने बोला कि देखिए ऐसे ऐसे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो हर महीने अलाउंसेस भेजेगा, यानी खर्चे के पैसे भेजेगा, लेकिन उसने भेजने बंद कर दिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला? यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई ये तो आपके मियाँ बीवी की बात है ना, हस्बैंड वाइफ की बात है, तो ये तो सोशल नेचर और पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर्सनल सोशल नेचर की कोई भी जगह नहीं है। इस वजह से इस प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। मेरी बात समझ में आई? यहीं पर ही अगर मिसेस बाल्फर ने वही सारे काम किए होते जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अ हस्बैंड प्रोसीडिंग फॉर फॉरेन टूर agrees with his wife to pay her a monthly allowance. Afterwards, the husband refuses to pay the monthly allowance. उसके बाद में भेजने बंद कर दिए। The wife cannot claim the monthly allowance from her husband since the agreement is domestic in nature. वहां पर agreement क्या था? agreement domestic nature का था। तो मेरे ख्याल से ये आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल कंसीडरेशन। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा बेटा? वॉइड होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो कंसीडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर भी वही चीज है कि केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा। उस कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है, उस कंसीडरेशन का लीगल होना भी जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? कंसीडरेशन का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होता है? क्विड प्रो क्यो। लैटिन टर्म बताया था, लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको क्या मिल रहा है उसको बोला जाता है कंसीडरेशन। तो देखते हैं एक बार। प्रेजेंस ऑफ लॉफुल कंसीडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। X agrees to sell his house for rupees 50 lakhs to Y. Here, Y's promise to pay rupees 50 lakh is the consideration for X promise to sell his house, and X promise to sell his house is the consideration for Y's promise to pay rupees 50 lakh. कल हम लोगों ने एक डेफिनेशन याद करी थी, याद है आपको? जिसमें मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होनी चाहिए। तो एक्स ने वाई को बोला कि भाई क्या तुम मेरा घर खरीदोगे,
50 लाख रुपए में, तो वाई के पास से क्या जा रहा है 50 लाख रुपए, बदले में उसको क्या मिल रहा है घर, तो उसके लिए कंसीडरेशन क्या हो गई घर। एक्स के पास से क्या जा रहा है घर, बदले में उसको क्या मिल रहा है 50 लाख रुपए, तो एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई 50 लाख रुपए। तो कंसीडरेशन फॉर ईच अदर यानी दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी होता है। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। A agrees to sell his books to B for ₹100. B's promise to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell his book. तो A ने B को बुक को बेचने का प्रॉमिस किया 100 रुपए में, तो अब B के पास क्या आ रही है बुक आ रही है, बदले में क्या जा रहा है पैसे जा रहे हैं 100 रुपए जा रहे हैं, तो B के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई बुक। ए के पास से क्या जा रही है बुक जा रही है, बदले में क्या मिल रहे हैं 100 रुपए मिल रहे हैं, तो उसके लिए कंसिडरेशन हो गए 100 रुपए। And A's promise to sell the book is the consideration for B's promise to ₹100. डन है सबको। तो मेरे ख्याल से बेटा आज लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होना और एसेंशियल एलिमेंट्स के जो शुरुआत के हम लोगों ने पॉइंट पढ़े और एक केस लॉ पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे का पोर्शन हम लोग कवर अप करेंगे। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से हम लोग थोड़े से अभी बहुत लंबे लंबे वीडियोस लेकर के नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे बोर्ड के, वैसे वैसे आपका सिलेबस टाइमली ख़त्म होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।